नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमारा एक टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हालांकि पिछले दोनों वीडियो में मैंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझाने का प्रयास किया। आज भी तीसरे वीडियो में भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर आया हूँ मैं। आज मैं विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो फैक्ट प्रश्न जो आज तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जा सकते हैं, उस संबंध में मैं आज चर्चा करूंगा। इस क्रम में मैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक क्रमवार उठाऊंगा। जैसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना के शब्द में कि एक शब्द है, एक क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, यानी भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो शुरुआत की दो लाइन हम पढ़ते हैं, जैसे हम भारत के लोग, ये जो लाइन है हम भारत के लोग। फिर देखिए अगली लाइन है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसी प्रस्तावना है। तो देखिए शुरुआत की जो लाइन है प्रस्तावना की, उसी लाइन में हम भारत के लोग, तो एक बार तो भारत यहां आया है, दूसरा भारत को। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में भारत देश का नाम जो है, भारत को जो संबोधित किया गया राष्ट्र को, वो दो बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया। और ये प्रश्न जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत शब्द जो है प्रस्तावना में कितनी बार आया। तो एक क्वेश्चन ये है। उसके बाद में देखिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में संविधान के किन उद्देश्यों का उल्लेख है। तो देखिए स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता, इन चार उद्देश्यों का, संविधान के चार मुख्य उद्देश्य जो प्रस्ताव में दिए गए वो चार है। एक है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता। तो ये भी कई बार ये क्वेश्चन सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है कि भाई इनको क्रमवार कीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संविधान के उद्देश्यों को क्रमश बताइए। क्रमश में जब पूछा जाए तो पहले स्वतंत्रता आएगा, उसके बाद में समता है, फिर न्याय है और 4 नंबर पे बंधुता है। इस क्रम को भी ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे और कौन सा क्वेश्चन जो है प्रस्तावना से पूछा जा सकता है। तो हम तीसरे क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो देखिए जैसे प्रस्तावना में भारतीय शासन की प्रकृति दी हुई है और वहां लिखा हुआ है, एक प्रकृति में लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शासन की प्रकृति दी हुई और प्रकृति में लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है इस तीसरे क्वेश्चन में कि कई बार इस शासन की प्रकृति का क्रमश पूछा जाता है कि इसको सीक्वेंस से लिखिए। जैसे वो क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी की जगह वो क्या कर देंगे, पहले पंथ निरपेक्ष लिख देते हैं और बाद में समाजवादी लिख देते। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि जो शासन की प्रकृति का जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस सीक्वेंस का विशेषकर आप ध्यान रखें
सीक्वेंस के अनुसार पूछा जा सकता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद में पंथ निरपेक्ष रख दिया और समाजवादी शब्द जो है उसके बाद में रख दिया गया। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि इसकी सीक्वेंस यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रस्तावना में और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तावना में देश के नागरिकों को कितनी बार संबोधित किया गया है या देश की जनता को कितनी बार संबोधित किया गया है। यह सवाल जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रस्तावना में देश की जनता को संबोधन कितनी बार किया गया है। तो देखिए, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो देखिए, हम भारत के लोग, तो जो लोग शब्द जो आया है, हम भारत के लोग, ये जो लोग शब्द जो है ये देश की जनता को संबोधित किया गया। फिर देखिए आगे, देखिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। उसके आगे देखिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो शब्द आया है तथा उसके समस्त नागरिकों को, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इस प्रकार की प्रस्तावना है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश की जनता को जो संबोधन दिया गया है, राष्ट्र देश के नागरिकों को जो संबोधित किया गया है, वो दो बार किया गया है। एक बार तो हम भारत के लोग, जहां लोग शब्द आया है, और उसके बाद में आगे जो उद्देश्यों में समस्त नागरिकों को शब्द आया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर राष्ट्र की जनता को कितनी बार संबोधित किया गया है। तो हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि 2 बार किया गया है। फिर देखिए और कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछा जा सकता है। तो हम यदि 5 नंबर की बात करेंगे और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए जैसे हम उद्देश्यों की बात करें तो वहां पहला उद्देश्य है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता, ये उद्देश्य है। तो देखिए यहां जो स्वतंत्रता जो पहला उद्देश्य है, यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख प्रस्तावना में है। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी वहां देखिए 5 प्रकार के लिखा हुआ है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? एक तो है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म, पांचवी है उपासना। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को क्योंकि कर्म से भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो विशेषकर आप ध्यान रखें 5 प्रकार की स्वतंत्र उल्लेख है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता का उल्लेख है उस प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान में और इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां है। तो आप ध्यान दें, जैसे शुरुआत में लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति। जब आप जाएंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग जो 3 है संविधान का, भाग 3 में जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जहां दिए हुए हैं, उस मौलिक अधिकारों में जाके जब हम देखेंगे तो मौलिक अधिकारों के अंदर हम जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद में जब हम देखेंगे दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19(1) जो है, आर्टिकल 19(1) में विभिन्न 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विभिन्न 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) के अंदर आई हुई है। और इसी 19(1) में
आपकी एक स्वतंत्रता आई हुई है, अभिव्यक्ति, प्रेस, विचार की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर दी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, और प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19(1), अनुच्छेद 19(1) में भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में किया गया है। उसके बाद में फिर देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है प्रस्तावना के अतिरिक्त और संविधान में कहां उल्लेखित है। तो हम जब मौलिक अधिकारों में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो धार्मिक जो स्वतंत्रता का जो अधिकार देश के नागरिकों को दिया गया है, उसके अंदर अनुच्छेद जो 25 से 28 है, जब हम अनुच्छेद 25 से 28 की बात करेंगे, 25 से 28, तो यहां पर भी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के अतिरिक्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां है। तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19(1) में, और उपासना और धर्म की जब पूछें तो हम बता सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28, जहां पर इस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, संविधान का प्रस्तावना में जो दूसरा उद्देश्य उल्लेखित है वो है समता, इक्वलिटी, समानता। तो ध्यान रखना है, यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो आप विशेषकर ध्यान दें इस बात के लिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पर 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। जब हम समता की बात करते हैं तो वहां देखिए 2 प्रकार की समता का उल्लेख आपको मिलेगा। एक तो है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। यानी संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। एक जो समानता दी गई है वो समानता आपके है प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा है अवसर की समानता। मित्रों ध्यान देना इस बात का, अगला जो क्वेश्चन जो है यहीं से इसी टॉपिक समता से पूछा जा सकता है। वो ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान में और कहां किया गया है। तो आपको सीधा मौलिक अधिकारों में जाना है, और मौलिक अधिकारों में जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, और वहां पर जो आर्टिकल आप 16 में जाएंगे, अनुच्छेद 16 जो है, जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जिस समानता का उल्लेख है उसी समानता का उल्लेख प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान में जो है वो समानता के अधिकार आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख है। फिर देखिए, अब देखिए फिर एक उद्देश्य दिया हुआ है न्याय, जो अलग ही सीक्वेंस से पहला है, पहला न्याय है, दूसरा स्वतंत्रता है, तीसरा समता है और चौथा बंधुता है। तो जैसे हम न्याय की बात करें तो जो पहला उद्देश्य लिखा हुआ है प्रस्तावना में वो लिखा हुआ है न्याय। तो देखिए न्याय से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो देखिए ध्यान रखें इस बात का विशेषकर कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो हमें इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, यानी ये भी क्रमवार ध्यान रखना। आपसे कई बार क्रम पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित तो जो न्याय जो है उसका क्रम क्या है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अतिरिक्त आपसे यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो उल्लेख किया गया वो प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान में और किस जगह किया गया। तो आप विशेषकर ध्यान रखें, जो 3 प्रकार का जो न्याय आपको दिखाई दे रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
इन तीनों प्रकार के न्याय की अभिव्यक्ति जो उल्लेखित जो किया गया है प्रस्तावना के अतिरिक्त संविधान में, वो किया गया है संविधान के भाग 4 में। भाग 4 जो है, भाग 4 में जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों में फिर से न्याय, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे एक आता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो 3 शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 शब्द है, वैसे तीनों शब्द जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस फ्रांस की क्रांति का आदर्श थे ये तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो 3 जो उद्देश्य जो शब्द जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसका उल्लेख कहां किया गया या इन शब्दों को कहां से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है वहां पर ये तीनों शब्द आदर्श के रूप में वर्णित थे और उससे ही प्रेरित होकर हमने भी संविधान की प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो शब्द आया है हम भारत के लोग, जो उद्घोषणात्मक शब्द है, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम भारत के लोग की जो शब्दावली जो है वो कहां से ग्रहण की गई है। तो विशेषकर ध्यान रखें कि हम भारत के लोग जो शब्द जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस प्रकार की प्रेम्बल के अंदर जो उद्घोषणात्मक जो शब्द आपको देखने को मिलेगा वो अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।